हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या था? बेसिकली हमारा जो टॉपिक है आज का वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। भाई हमारे पास ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो SN1 और SN2 को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसिंग करते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो हमारे पास फैक्टर है वो है नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। कौन सा? नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबसे पहले तो आप बेसिक समझ लो। देखो ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये रिएक्शन है बेटा SN2 का, और नीचे वाला जो रिएक्शन आपको दिख रहा है ये है SN1 का, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले SN2 की अगर बात करूँ तो इसमें होता क्या है कि ये है हमारा न्यूक्लियोफाइल, है ना। जब ये न्यूक्लियोफाइल OH इस कार्बन पे जब अटैक करेगा, ये कार्बन किसका है? मिथाइल ब्रोमाइड का कार्बन एटम है। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल OH इस कार्बन पे अटैक करेगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट का अपने नाम क्या दिए थे, याद है आपको? दिए थे अपने पेंटा कोऑर्डिनेट। कौन सा बेटा? पेंटा कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा बेटा, है ना। जैसे ये न्यूक्लियोफाइल OH इस मिथाइल ब्रोमाइड पे अटैक करता है तो हमें ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्म में क्या मिलता है? पेंटा कोऑर्डिनेट हमको मिलता है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखोगे ना बेटा, तो देखो आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ 5 एटम जो है इस कार्बन एटम पे अटैच है। इसका मतलब यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है? यहाँ पर फॉर्म हो रहा है बेटा क्राउड। क्राउड कौन सा क्राउड? यहाँ पर ये होगा स्टेरिक क्राउड। कौन सा? स्टेरिक क्राउड। क्राउडेड का मतलब क्या होता है? जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है एक साथ जमा हो जाती है, राइट। और ये पेंटा कोऑर्डिनेट जो है बेसिकली किस में बनता है? ये सिर्फ SN2 में ही बनता है। तो यहाँ पर इसका एक एडवांटेजेस है कि ये जो पेंटा कोऑर्डिनेट जो है ये SN2 में बनता है। और अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ना तो न्यूक्लियोफाइल OH जो है पहले जैसे ये जो कार्बन और हेलोजन जो आपको दिख रहा है, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड जैसे ये टूटता ना बेटा तो कार्बन अलग होगा, ब्रोमाइड अलग होगा, राइट। और जैसे ये ब्रेक होता है उसी समय न्यूक्लियोफाइल OH जो है इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है पहली स्टेप में। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH एकदम फास्ट तरीके से काम कर रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर क्राउड का निर्माण हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्राउड का निर्माण हो रहा है ना बेटा, इसलिए ये जो फैक्टर है नेचर यहाँ पर जो SN2, तो ये जो है ना हमेशा ये किसका फेवर लेगा बेटा? ये हमेशा प्राइमरी हैलाइड का जो फेवर लेगा। ये प्राइमरी हैलाइड का फेवर क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर प्राइमरी हैलाइड अपने लिए थे और न्यूक्लियोफाइल OH को उसको अटैक करवाए थे, तभी हमें क्या मिला था? हमें पेंटा कोऑर्डिनेट मिला। तो जाहिर सी बात है कि जो पेंटा कोऑर्डिनेट जो है ये किसका फेवर लेगा? ये हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का ही ये फेवर लेगा, लेकिन ये टर्शियरी हैलाइड का कभी भी फेवर नहीं लेगा। लेगा जरूर पर बहुत कम लेगा, ना के बराबर लेगा। लेकिन जब भी हम बात करें बेटा SN1T, देखो SN1 में आप देखोगे ध्यान से तो ये मिल रहा है आपको टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है देख रहे हो आप, तो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है इसमें कार्बन और हेलोजन जब ये ब्रेक होता है बेटा, तो कार्बन हेलोजन जब ब्रेक हुआ तो देखो ब्रोमो अलग हो गया, मतलब ब्रोमाइड आयन बाहर निकल गया। और हमें क्या मिला बेटा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें मिला कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्या मिला हमें? कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट हमें मिला, ठीक है। और यहाँ पर देखो सिर्फ 3 ठो से ऐसे एटम जो है ये अटैच है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 3 ठो से एटम है, इसका मतलब यहाँ पर जो क्राउडेड जो है वो बहुत कम होगी, राइट। क्राउडेड जो है बहुत कम होगा, या फिर क्राउडेड जो है यहाँ पर बेसिकली बनेगा ही नहीं। नो क्राउडेड, नो क्राउडेड। इसका मतलब क्या है बेटा यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर ये है कि भाई यहाँ पर देखोगे आप ध्यान से तो ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जैसे ये ब्रेक होता है बेटा, कार्बन हेलोजन बॉन्ड जैसे ही ये ब्रेक होगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट जिसमें क्राउडिंग जो है बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब इसके वजह से होता क्या बेटा यहाँ पर कि SN1 रिएक्शन जो है, ये जो SN1 रिएक्शन या SN1 मैकेनिज्म जो है ये ज़्यादा फेवर लेगा। किसका ज़्यादा फेवर लेगा बेटा? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का। और कम फेवर लेगा किसका? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का, ठीक है बेटा। चलो मैं थ्योरी आपको अच्छे से क्लियर करा देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। देखो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अपन SN2 की केस की बात करें तो SN2 के केस में अगर आप देखोगे द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 मैकेनिज्म इज पेंटा कोऑर्डिनेट एंड दस क्राउडेड, है ना। देखो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म में जो ट्रांजिशन स्टेट दिख रहा है, ये देखो SN2 मैकेनिज्म में जो आपको ट्रांजिशन स्टेट जो दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है बेटा? आपको
पेंटा कोऑर्डिनेट दिख रहा है, और इस पेंटा कोऑर्डिनेट में यहाँ पर क्या जमा हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्राउडेड जमा हो रहा है। कौन सा क्राउडेड बेटा, स्टेरिक क्राउडेड जो है यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। देख पा रहे हो आप कितना स्टेरिक यहाँ पर बन रहा है। देखो 5 टाइप के ऐसे एटम जो है इस कार्बन पर अटैच है, जबकि अगर बात करें अपन SN1 की यहाँ पर तो सिर्फ 3 तो से एटम जो यहाँ पर अटैच है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्राउडेड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पर यहाँ पर क्राउडेड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी वजह से होगा क्या कि भाई यहाँ पे पेंटा कोऑर्डिनेट बना, मतलब क्राउडिंग का फॉर्मेशन हुआ। क्राउडिंग का फॉर्मेशन हुआ इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो SN2 है, ये SN2 हमेशा, SN2 मैकेनिज्म हमेशा किसका फेवर लेगा, ये हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का फेवर लेगा। किसका बेटा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का ही ये फेवर लेगा, और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड का बहुत कम लेगा। देखो क्या दिया हुआ है, एज अ रिजल्ट SN2 मैकेनिज्म इज मोस्ट फेवर्ड इन प्राइमरी हैलाइड। SN2 मैकेनिज्म जो है ये ज़्यादा फेवर लेता है। किसका ज़्यादा फेवर लेता है बेटा, प्राइमरी हैलाइड का, ठीक है। और लिस्ट फेवर इन टर्शियरी हैलाइड, और टर्शियरी हैलाइड में बहुत कम फेवर लेता है ये, ठीक है। फिर है हमारा सेकंड केस SN1। अब इसमें देखोगे तो SN1 में हमें क्या मिल रहा है, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिल रहा है, ठीक है ना। अ प्लानर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट इज फॉर्म इन SN1 रिएक्शन, राइट। SN1 रिएक्शन में प्लानर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। इट हैज़ नो स्टेरिक क्राउडिंग। देखो यहाँ पर क्राउडिंग ही नहीं है, 3 तो से एटम तो इस कार्बन पे जुड़े हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कोई भी क्राउडिंग जो है यहाँ पर निर्माण नहीं हो रहा है बेटा, फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है कोई क्राउडिंग का, ठीक है। फिर दिया हुआ है एज अ रिजल्ट SN1 मैकेनिज्म इज मोस्ट फेवर्ड इन टर्शियरी हैलाइड। इसका मतलब क्या है कि SN1 मैकेनिज्म जो है ये किसका ज़्यादा फेवर लेगा, टर्शियरी हैलाइड का ज़्यादा फेवर लेगा, और कम फेवर किसका लेगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का कम फेवर लेगा, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा पहला फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। चलो अब सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं अपन। सेकंड पॉइंट है हमारा कौन सा, सेकंड फैक्टर जो है हमारा वो है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट तो हमने पिछले क्लास में हमने पढ़े थे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, राइट। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या था, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब था इलेक्ट्रॉन से जो लविंग करता है, राइट। इसका मतलब उसको निगेटिव चार्ज की चाहत रहती है, उसे निगेटिव चार्ज चाहिए, मतलब वो क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है। भाई देखो अगर मैं बात करूँ बेटा कोई कंपाउंड की, जैसे मैंने ले लिया HCl, जैसे मैंने ले लिया NaCl, अगर आप इसको डिसोसिएशन करोगे तो H अलग हुआ, Cl अलग हुआ, तो ये Cl पे क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया, राइट। उसी तरह से अगर मैं Na और Cl तो अगर NaCl को डिसोसिएट करूँ तो Na पे पॉजिटिव आ जाएगा बेटा, और Cl पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज वाले जो कंपाउंड रहते हैं ना बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल रहते हैं। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना बेटा, है ना। जैसे NaOH को अगर मैं डिसोशिएट करूँ तो क्या होगा बेटा, Na अलग होगा, OH अलग हुआ, तो ये जो OH निगेटिव जो आपको दिख रहा है ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है। देखो न्यूक्लियोफाइल में क्या दिया हुआ है, अ न्यूक्लियोफाइल इज अ स्पेसिस दैट यूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ बॉन्ड विथ कार्बन एटम। देखो क्या बोल रहा है बेटा भाई, यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो भाई न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पेसिस होता है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पेसिस होता है जिसका इस्तेमाल, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर, उस इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके वो कार्बन एटम के साथ में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। ये खासियत है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। न्यूक्लियोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और कार्बन एटम के साथ में क्या बना लेगा, वो बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। A more powerful nucleophile attack the substrate faster and favor SN2 mechanism। देखो ये था बेटा हमारा SN2 मैकेनिज्म। अब इस SN2 मैकेनिज्म को आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पर जैसे ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड की जैसे ये ब्रेकिंग होगी, तो जिस समय ये ब्रेकिंग होती ना बेटा, मतलब ब्रोमो जैसे अलग होगा तो उसी समय न्यूक्लियोफाइल OH जो है उसके साथ में अटैच हो जाएगा। आप देख रहे हो जैसा ही ये टूटता है, एट द सेम टाइम जिस समय बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, एट द सेम टाइम उसी समय में न्यूक्लियोफाइल OH जो है वहाँ पर अटैच हो जाता है, राइट बेटा, है ना। और बिल्कुल वो जो स्टेप होती है बिल्कुल इतने तेजी तरीके से होती है कि भाई कार्बन जैसे ब्रेक हुआ,
कार्बन हाइड्रोजन से जैसे ब्रेक हुआ, न्यूक्लियोफाइल OH ने सीधा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और न्यूक्लियोफाइल OH उस पर क्या हो जाएगा, अटैच होना स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसका मतलब ये कहना कि किसका फेवर ले रहा है बेटा, ये फेवर ले रहा है SN2 का। किसका बेटा, SN2 का। अ मोर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट फास्टर। न्यूक्लियोफाइल OH जो है ये सीधा अटैक कर देता है इस प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे, ठीक है ना बेटा, एकदम फास्टर तरीके से। और ये किसके फेवर में है बेटा, ये SN2 मैकेनिज्म के फेवर पे। और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH का रोल है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना बेटा, तो जो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है, मैं बात कर रहा हूँ बेटा SN2 की, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना बेटा, ये इक्वल टू रहता है K ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, किसके बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन में दिया हुआ था कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K CH3BrOH। इसका मतलब ये जो इसका जो SN2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ये दो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है। कौन सा, एक होता है मिथाइल ब्रोमाइड, एक होता है OH आयन। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं OH आयन पे ये निर्भर है बेटा। ये जो SN2 रिएक्शन जो है ये न्यूक्लियोफाइल OH पे क्या है, ये निर्भर है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल OH पहले ही स्टेप में, इसकी वैसे भी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, और यहाँ सिंगल स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल OH अटैक करके सीधा हमें प्रोडक्ट का निर्माण करके दे देता है बेटा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें SN1 रिएक्शन की, द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपॉन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि भाई SN1 के मैकेनिज्म में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है होता है वो न्यूक्लियोफाइल OH के बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH आता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH आता नहीं, इसलिए तो उसे अपन यूनिमोलिकुलर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर SN2 में जो है, ये SN2 में दो रिएक्टेंट है बेटा। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, इसीलिए तो हम इसे बायोमोलिकुलर कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें SN1 की, तो SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल OH पे तो इंडिपेंडेंट होता है बेटा। वो सिर्फ किस पे डिपेंड होता है बेटा, वो होता है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड्स पे ही, मतलब ओनली वन रिएक्टेंट पे क्या होता है बेटा, डिपेंड होता है। इसीलिए तो उसे अपन क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर। ठीक है ना बेटा। फिर दिया हुआ है न्यूक्लियोफाइल डज नॉट रिएक्ट इन स्लो स्टेप ऑफ SN1। और न्यूक्लियोफाइल देखो यहाँ पर आप देखोगे ना, देखो पहली स्टेप ये वाली जो है ना बेटा, ये है पहली स्टेप। इस पहली स्टेप में क्या है कि ये जो मिथाइल ब्रोमाइड जो है ना, ये इसका पहले तो ब्रेक डाउन होगा, मतलब ब्रोमो अलग निकलेगा और ये जो प्रोडक्ट है ये बाहर निकलेगा बेटा, क्योंकि हेट्रोलाइसिस तरीके से जैसे ही ब्रेक होगा तो देखो ब्रोमाइड आयन बाहर निकला और हमको मिला कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो अटैक ही नहीं करता। न्यूक्लियोफाइल OH का काम ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल OH तो तब अटैक करता है सेकंड स्टेप में, जब यहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होगा वैसे वो न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो अटैक करेगा, पर वो कौन सी स्टेप में करता है, वो सेकंड स्टेप में करता है। ठीक है ना बेटा, तो वही लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल डज नॉट रिएक्ट इन स्लो स्टेप ऑफ SN1। तो जो स्लो स्टेप किसमें रहती है, स्टेप 1 में हमेशा स्लो स्टेप रहती है SN1 में। ठीक है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH पहले ही अटैक नहीं करता, वो हमेशा सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो अटैक करता है। इट वेट टिल द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म एंड रिएक्ट फास्ट विद इट। वो तब तक के वेट करता है जब तक कि कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो जाता, और जैसे ही वो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, जैसे ही वहाँ पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। ये था हमारा सेकंड फैक्टर, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट, है ना। अब बात करते हैं अपन थर्ड फैक्टर की। तो थर्ड फैक्टर जो है हमारा वो है बेटा सॉल्वेंट पोलैरिटी। कौन सा, सॉल्वेंट पोलैरिटी। तो इसमें आप देखोगे तो SN1 मैकेनिज्म फॉर्म कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, ये रिएक्शन बेटा SN1 का। SN1 रिएक्शन में हमें क्या फॉर्मेशन मिल रहा है बेटा, हमें मिल रहा है कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। क्या बन रहा है बेटा, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। अ गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। अच्छा आयोनाइजिंग सॉल्वेंट कौन सा होता है बेटा, पोलर सॉल्वेंट होता है। देखो ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, और ये जो है ना ये बेटा ये पोलर नेचर है। कैसा बेटा, पोलर नेचर का। पोलर नेचर मतलब जहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव का फॉर्मेशन होता है ना बेटा, उसे अपन डिफरेंट चार्जेस जहाँ पर फॉर्मेशन होता है उसे अपन पोलर नेचर कहते हैं। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट कौन से होता है बेटा,
पोलर सॉल्वेंट। और ये क्या करता है बेटा, ये आयन को स्टेबलाइज करता है। आयंस को क्या करते हैं बेटा, स्टेबल कर देते। किसके द्वारा स्टेबल करते, सॉल्वेशन प्रोसेस के द्वारा ये स्टेबलाइज करते हैं। क्या बोले अपन ने भाई, ये जो गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट कौन से होते हैं बेटा, पोलर सॉल्वेंट होते हैं ना। और ये हमेशा आयंस को क्या करते हैं बेटा, स्टेबलाइज करते हैं। किसके द्वारा स्टेबलाइज करते हैं बेटा, सॉल्वेशन के द्वारा ये स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, anions are solvated by hydrogen bonding solvent that is protein solvent। और यहाँ पर जो anions है ना बेटा, ये solvated होता है। anions क्या होता है बेटा, solvated होता है। किसके द्वारा anion solvate होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट के द्वारा। क्या बोले अपने, एनाइन जो है ये सॉल्वेट होता है। किसके द्वारा सॉल्वेट होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट के द्वारा ये हमेशा एनाइन जो है वो सॉल्वेट होता है, जिसे हम प्रोटीन सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटीन सॉल्वेंट। याद करो, किसी ने अगर बोला कि प्रोटीन सॉल्वेंट क्या होता है, तो बोला एनाइन जो है वो सॉल्वेट होता है। किसके द्वारा सॉल्वेट होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्वेंट के द्वारा ये सॉल्वेट होता है एनाइन, जिसे हम उस सॉल्वेंट को प्रोटीन सॉल्वेंट कहते हैं। हैंस SN1 रिएक्शन प्रोसीड मोर रैपिडली इन पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि जो SN1 रिएक्शन प्रोसीड करता है, किसको प्रोसीड करता है बेटा, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। बड़े तेजी के साथ में, बहुत तेजी से प्रोसीड करता है। किसको, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट। लेकिन हम बात करें SN2 रिएक्शन की, तो SN2 रिएक्शन या SN2 मैकेनिज्म जो है ना बेटा, ये पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट का जो स्पीड है ना, वो सीधा डिक्रीज कर देता है। देखो मैं रिपीट करता हूँ बेटा, क्या बोला कि भाई यहाँ पर देखो, SN1 रिएक्शन प्रोसीड करता है बहुत तेजी के साथ में। किसको प्रोसीड करता है, पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट को, है ना। और पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट जो है ये डिक्रीज होता है ना। किसकी वजह से डिक्रीज होता है बेटा, SN2 रिएक्शन की वजह से। मतलब SN1 रिएक्शन से ये प्रोसीड करता है, और SN2 रिएक्शन क्या करता है, इसको डिक्रीज कर देता है बेटा। तो ये था हमारा थर्ड फैक्टर। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है बेटा ये प्रॉब्लम। देखो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंपाउंड्स वुड रिएक्ट फास्टर बाय SN2 मैकेनिज्म एंड वाई। बोल रहा है कि आपको दो कंपाउंड दिए हुए। क्या दिया बेटा, दो कंपाउंड दिया हुआ है। पहला कंपाउंड दिया है 1-क्लोरोब्यूटेन, और दूसरा कंपाउंड कौन सा दिया है, 2-क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, और ये दोनों क्लोरोब्यूटेन यानी दोनों जो आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, दोनों जो कंपाउंड दिया हुआ है, तो SN2 मैकेनिज्म के लिए कौन सा फास्टर वर्क करेगा, SN2 मैकेनिज्म के लिए कौन सा फास्ट वर्कर करेगा बेटा, और क्यों वर्क करेगा, वो आपको बताना है। क्वेश्चन समझा बेटा, क्या है बेटा, हमारे पास यहाँ पर दो कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, और दोनों कंपाउंड में से ऐसा कौन सा कंपाउंड जो है जिसमें SN2 मैकेनिज्म जो है उसको बहुत फास्ट तरीके से रिएक्ट करे, और अगर बहुत फास्ट तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है तो क्यों कर रहा है, तो उसका आपको रीज़न भी देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है, इन SN2 मैकेनिज्म अ पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट इज इन्वॉल्व। हमें पता है कि SN2 मैकेनिज्म में, हमें पता है कि जो SN2 मैकेनिज्म में हमेशा क्या बनता है बेटा, यहाँ पर बनता है पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट। क्या था बेटा, पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट हमारे को यहाँ पे बनता था। याद है बेटा, देखो इस तरह से H यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पर हैलोजन एटम था, और इसी को अपन ने क्या बोले थे बेटा, पेंटा कोऑर्डिनेट। क्या कहते थे अपन इसको, पेंटा कोऑर्डिनेट, जो कि एक ट्रांजिशन स्टेट था। ठीक है ना, हाँ यहाँ पर। ठीक है, तो SN2 मैकेनिज्म में हमेशा क्या रहता है बेटा, SN2 रिएक्शन में हमेशा पेंटा कोऑर्डिनेट सिस्टम रहता है। ठीक है, अब ये पेंटा कोऑर्डिनेट ट्रांजिशन स्टेट होता है, इसका मतलब इसकी जो ऑर्डर ऑफ SN2 की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, SN2 की। तो SN2 की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव होती है किसके तरफ, अल्काइल हैलाइड के तरफ। वो क्या होती है बेटा, वो होती है पहले प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है सेकेंडरी की, और उससे कम होती है टर्शियरी की। तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी रहती है, प्राइमरी की, और सबसे कम किसकी रहती है बेटा, टर्शियरी की। और याद करो बेटा, हमने SN2 में हमेशा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को ही लिए थे, हमने वहाँ पर सेकेंडरी या टर्शियरी को नहीं लिए थे। वैसे आपके प्रॉब्लम में टर्शियरी की तो बात ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ प्राइमरी की। ये है बेटा प्राइमरी,
और ये है सेकेंडरी। दो प्रोडक्ट दिया आपको और दोनों प्रोडक्ट में से ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो SN2 रिएक्शन में फास्ट वर्क करेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि जो प्राइमरी की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो SN2 में ज़्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो 1 क्लोरोब्यूटेन जो है ये फास्ट तरीके से वर्क करेगा। बात समझ में आ रही है। 1 क्लोरोब्यूटेन जो है ये फास्ट तरह से रिएक्ट करेगा SN2 मैकेनिज्म में एज कम्पेयर टू 2 क्लोरोब्यूटेन। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देखो यहाँ पर क्या है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड टुवर्ड SN2 मैकेनिज्म क्या बेटा, पहले प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम होती है सेकेंडरी की, उससे कम होती है टर्शरी की, राइट। यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन बीन प्राइमरी हैलाइड और यहाँ पर 1 क्लोरोब्यूटेन क्या है बेटा, ये हमेशा प्राइमरी अल्काइल होता है, राइट। इसलिए वो SN2 रिएक्शन में हमेशा फास्ट वर्क करेगा एज कम्पेयर टू इसके सेकेंडरी अल्काइल 2 क्लोरोब्यूटेन से। ठीक है बेटा, चलिए इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। लास्ट टॉपिक है हमारा बेटा इसमें, यह है डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म। तो SN1 और SN2 मैकेनिज्म के बीच में हमें डिफरेंस पढ़ना है, ठीक है। तो SN1 SN2 को डिफरेंस पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले SN1 और SN2 पूरे अच्छे से समझ में आना चाहिए बेटा। तो इसका जो है मैंने प्लेलिस्ट में जाके SN1 और SN2 बहुत अच्छे से मैंने आपको वहाँ पे समझा के रखा हो। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हो तो प्लीज़ वहाँ प्लेलिस्ट में जाइए और सारे के सारे लेक्चर जो है देख डालिए, तभी जाके आपको जो SN1 और SN2 के बीच में डिफरेंस जो है वो समझ आएगा, ठीक है। चलो सबसे पहला अपन बात करते हैं। तो पहला क्या है, यूजुअली टर्शरी अल्काइल हैलाइड। देखो आपको पता है कि SN1 मैकेनिज्म में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। देखो ये जो अगर आप ये रिएक्शन को देखोगे तो ये रिएक्शन है बेटा SN1 की और ये है रिएक्शन SN2 की, है ना। तो SN1 में हमें किसको लिए थे बेटा, देखो ये लिए थे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब हम यहाँ पर जो अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, टर्शरी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और बात करें अपन SN2 की, तो SN2 में हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज़ कर रहे हैं। देखो ये था हमारा मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br, मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो पहला पॉइंट क्लियर है बेटा। पहला पॉइंट क्या है, यूजुअली टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज। तो SN1 मैकेनिज्म में हमेशा टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज होता है, जबकि SN2 मैकेनिज्म में प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यूज होता है, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है SN1 मैकेनिज्म इट इज़ द 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म क्या है, 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म है। देखो तो ये जो आपको रिएक्शन दिख रहा है तो ये है हमारी बेटा पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है कार्बोकेटान इंटरमीडिएट। फर्स्ट स्टेप में हमें कार्बोकेटान इंटरमीडिएट मिलता है बेटा, और सेकंड स्टेप में हमें क्या मिलता है, फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो SN1 हमेशा 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, जबकि SN2 जो है वो सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो देखो वही दिया हुआ सेकंड पॉइंट, SN1 इज अ 2 स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म एंड SN2 इट इज़ अ सिंगल स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। थर्ड पॉइंट दिया है इट इज़ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। SN1 जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है और जो SN2 जो होता है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो याद करो बेटा SN1 में क्या था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है बेटा वो सिर्फ ओनली 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड था। वो भी कौन सा बेटा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट, क्योंकि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होता है, इसलिए अपन इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, या फिर इसे अपन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। कौन सा, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्यों उसे हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कर रहे हैं, क्योंकि SN1 रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन रहता है, मतलब उस रिएक्शन की स्पीड जो होती है वो सिर्फ एक ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड होती है। इसके वजह से अपन उसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक भी कहते हैं, और यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है बेटा। फिर है इसका SN2 का। तो SN2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, SN2 का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है। पहला तो ये न्यूक्लियोफाइल OH, राइट, और दूसरा होता है मिथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड होता है, जिसकी वजह से हम SN2 को हमेशा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक या फिर बायमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। कौन सा, बायमोलिकुलर रिएक्शन। बाय का मतलब होता है 2, तो यहाँ पर 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड करता है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन SN2 का, इसलिए हम इसे बायमोलिकुलर रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है बेटा।
नेट जो पॉइंट दिया हुआ है न्यूक्लियोफाइल OH अटैक ऑन बोथ साइड, है ना। अगर बात करूँ यहाँ पर रिएक्शन की, तो यहाँ पर जो SN1 में न्यूक्लियोफाइल OH जो है, न्यूक्लियोफाइल OH जो है ना बेटा, ये दोनों तरफ से अटैक करता है ना। फ्रंट साइड से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है। तो SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल OH दोनों तरफ से अटैक करता है, फ्रंट साइड से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है। तो यहाँ पर होता क्या बेटा, यहाँ पर बेसिकली दोनों तरफ से अटैक करने की वजह से न्यूक्लियोफाइल OH जो है, यहाँ पर दोनों तरफ से अटैक करने की वजह से यहाँ पर रेसेमिक का फॉर्मेशन होता है, रेसेमिक मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है, मतलब वहाँ पर इनेंशियोमर का फॉर्मेशन होता है। इसलिए जो ओवरऑल रिएक्शन जो रहता है ना बेटा, ये हमेशा रेसेमाइजेशन होता है। कैसा होता है यहाँ पर, रेसेमाइजेशन। इसीलिए जो 5वां पॉइंट दिया हुआ है, रेसेमाइजेशन इज ऑब्टेन्ड। ठीक है, किसी ने पूछा कि यहाँ पर रेसमिक मिक्सचर क्यों यहाँ पर ऑब्टेन होता है हमें SN1 में, तो भाई न्यूक्लियोफाइल OH जो है इस कार्बन एटम पे दोनों तरफ से अटैक करता है, फ्रंट साइड से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है, जिसके वजह से हमें यहाँ पर इनेंशियोमर फॉर्मेशन होता है। मतलब सेम टाइप का जो प्रोडक्ट है वो दोनों जैसा बिल्कुल सेम अपने को यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, इसलिए यहाँ पर रेसेमाइजेशन जो है फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर बात करें अपन SN2, तो SN2 में न्यूक्लियोफाइल OH जो है वो सिर्फ एक ही साइड से अटैक करता है, बैक साइड या फिर अपोजिट साइड से, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी जो रेसेमाइजेशन जो है वहाँ पर ऑब्टेन नहीं होता है। तो ये था हमारा SN1 और SN2 मैकेनिज्म का पूरे तरह से डिफरेंस। ठीक है बेटा, तो आई होप आप जो SN1 मैकेनिज्म को, SN2 मैकेनिज्म को, उसके फैक्टर्स और ये जो डिफरेंस है, ये चारों चीज़ें आप बहुत अच्छे से करके रखोगे बेटा। और ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपलसरी टॉपिक में से आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। अगर हम बात करें बोर्ड की, तो बोर्ड के लिए तो कंपलसरी है ही है, साथ में एंट्रेंस एग्जाम जो होती है, जैसे नीट, JEE और MST-CT MCQ करके जो एग्ज़ाम होती है, उसमें भी इसके MCQs जो है वो आते हैं। तो आप इन सबको बहुत अच्छे से करके रखोगे। चलो, बेस्ट ऑफ लक बेटा, थैंक यू सो मच।